गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 2 चैप्टर 4 फॉल ऑफ ट्रॉय पढ़ने वाले हैं। फॉल ऑफ ट्रॉय, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उससे कहानी पढ़ने से पहले हम ये वाला गेम भी खेल सकते हैं, ये सेंटेंसेस पूरे करने का। ये सेंटेंस के शुरू का पार्ट दिया हुआ है, इसको कंप्लीट खुद करना है। जैसे वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। He ate paratha for breakfast. He went to school every day. There he saw a cricketer. He was very impressed. That is why he wants to become a cricketer one day. इस तरह से इसमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स भर के आप अपनी एक कहानी बना सकते हैं। तो आपकी भाषा भी डेवलप होगी, आपकी कहानी भी बनेगी और आपको सेंटेंसेस बनाना भी आएगा। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये स्टोरी है द फॉल ऑफ ट्रॉय। और ये कहानी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस कहानी में जितने भी नए शब्द हैं उनको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि लंबी कहानी है तो इसको इन्होंने शॉर्ट में 2 हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है, पहले हम नई वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं। इलियट, इलियट एक जगह का नाम है। और ये इलियट एक किताब है जो होमर ने लिखी है, महाकाव्य। ट्रॉय, ट्रॉय एक प्राचीन नगर है, एक शहर का नाम है पुरानी कहानियों में। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब व्यापार। कॉमर्स, बिजनेस, खरीदना बेचना। वो जो बिजनेस का काम होता है उसको कहते हैं कॉमर्स। तो ट्रॉय में बहुत कॉमर्स का काम होता था, उस वजह से सब वहां पर वेल्दी और पावरफुल थे। सब वहां पर अमीर थे और उनके पास बहुत पैसा था और ताकत थी। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर, खेती, कृषि। फर्टाइल, उपजाऊ, जिस जमीन में आ, अच्छी खेती हो उसको उपजाऊ धरती कहते हैं, फर्टाइल धरती। मेडोज, मेडोज कहते हैं चारागाह, जो खुली हरियाली होती है जिसमें जानवर चारा खाते हैं। गाय, बकरियां, भेड़, जहाँ पे चारा खाती हैं वो खुला हरा इलाका, हरा भरा इलाका, पेड़ पौधों से भरा हुआ। स्लोप, स्लोप मतलब ढलान। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस किला। हमने देखे ना पुराने किले, लाल किला और जितने पुराने किले हैं हमारे कंट्री में, उसको कहते हैं फोर्ट्रेस। एनिमी, एनिमी माने दुश्मन। द एनिमी ट्राइड टू ब्रेक थ्रू द गेट्स। जो दुश्मन था उसने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की। एनिमी। सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घेर लेना। चार दीवारी घर को सराउंड करती है। द हाउस इज सराउंडेड बाय 4 walls. ओके। डिफेंडेड, डिफेंड माने रक्षा करना।
सुरक्षा करना, दुश्मनों से बचाना, नुकसान से बचाना, हार्म से बचाना, किसी भी तरह की हानि से बचाव करना, डिफेंड, रक्षा करना। हमारे देश को कौन डिफेंड करता है? आवर ब्रेव सोल्जर्स। डिक्लेयर, घोषणा करना, किसी चीज की अनाउंसमेंट करना। द किंग डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रॉय। तो राजा ने लड़ाई की घोषणा की। इलोप मतलब भागकर शादी करना। रिवेंज, बदला लेना। सीज, घेराबंदी, मतलब चारों तरफ से किसी को घेर लेना और उसको आ, बाहर ना निकलने देना या बच के ना जाने देना, उसको कहते हैं सीज। हीरो, वीर, जो बहुत हिम्मत का काम करे और बहुत वीरता दिखाए, उसको हम हीरो कहते हैं। डिफेंस, रक्षा, सुरक्षा करना। जो डिफेंड करता है, दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस। आर्मी is responsible for the defense of the nation. कंट्री की डिफेंस के लिए आर्मी, हमारे फोर्सेस, एयरफोर्स, हमारी आर्मी, एयरफोर्स और वायुसेना, ये सारे, नेवी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों हमारे डिफेंस के लिए जिम्मेदार हैं। पॉइजन, विष, पॉइजन होता है विष, जहर। पॉइजन मतलब विष देना, किसी चीज को जहरीला बनाना। लॉन्गिंग, तरसना, किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज के लिए तरसना, इसको कहते हैं लॉन्गिंग। ठीक है, हम अब स्टोरी पढ़ते हैं। Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. They often tell of a nation's early history. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. तो पहले क्या होता था कि हमारे जो एपिक्स थे वो लोग गा कर एक दूसरे को सुनाते थे, और बहुत बाद में हुआ कि उनको लिखा जाने लगा। एपिक्स होते हैं महाकाव्य। तो जो भी महाकाव्य थे हमारे, वो शुरू में गाए जाते थे, गाकर सुनाए जाते थे, और बहुत बाद में फिर उनको लिखा भी जाने लगा। The two famous Sanskrit epics are the Ramayana and the Mahabharata, and the two great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. तो संस्कृत में जो हमारे महाकाव्य लिखे हुए हैं वो है रामायण है और महाभारत, दो एग्जाम्पल्स हैं। और यूरोपियन लिटरेचर में दो हैं जिनका नाम है इलियड और ओडिसी। Just as in Indian literature, we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharata, so in the West literature of Western countries, they go back to the Iliad and the Odyssey. जैसे हम लोग कुछ भी समझाना होता है या बात करनी होती है या कोई एग्जाम्पल देना होता है, उदाहरण देना होता है, तो हम रामायण से बहुत उदाहरण देते हैं, महाभारत से बहुत उदाहरण देते हैं। उनकी कहावतें मशहूर हैं, कहानी के छोटे छोटे उस महाकाव्य के छोटी छोटी कहानियां लोग सुनाते हैं, कुछ भी समझाने के लिए, बताने के लिए। बार बार उनका जिक्र होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। उसी तरह से द इलियड और द ओडिसी का वेस्टर्न कल्चर में बहुत वो वहां पर बहुत प्रचलित है और लोग उनको
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन स्टोरी से बहुत प्रेरणा लेते हैं, उन दोनों महाकाव्य से बहुत ही प्रेरित हैं. Just as children all over India know the names of the stories of Ram and Sita, Yudhishthir and Arjun and Draupadi, so children in Western countries know the names of Hector and Odysseus and Achilles and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greeks and the Trojans fought for 10 long years. तो जैसे हमारे घर घर में सबने राम जी, सीता जी, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, कृष्ण, इन सब के नाम सुने हुए हैं, उसी तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे हैं उन्होंने हेक्टर, ओडिसस, अकील्स और हेलेन ऑफ ट्रॉय, इनके नाम सुन सुनकर वो लोग बड़े हुए हैं. और हेलेन ऑफ ट्रॉय सबसे सुंदर, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी मानी जाती थी, और उनकी वजह से ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में 10 साल लड़ाई चली. Nobody knows for certain who the author of these early epics is. It is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one last poet gave them their final form. तो किसी को नहीं पता कि ये कहानियां शुरू कहाँ से हुई. ये महाकाव्य सबसे पहले किसने लिखी या किसने सोची या किसने सुनाई, ये किसी को भी पता नहीं है. लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत सालों तक लोग उसको गाकर सुनाते रहे, मोज़बानी सुनाते रहे, और फिर बहुत सालों बाद किसी एक इंसान ने, जो ग्रेट पोएट था, उसने कहा कि ये बहुत बड़ा महाकाव्य है और बहुत ही अच्छी लिखने वाली चीज है, तो मैं इसको लिखकर अमर करूंगा. और उन्होंने फाइनली उसको पेपर पर लिखा, और उन्हीं के नाम से ये महाकाव्य अब जाना जाता है, जिन्होंने ये कागज पर उतारा. It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived in the 900 BC and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality. तो ये कहा जाता है कि 900 बीसी में होमर, जो अंधे थे, और वो जगह 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 जाते थे, गांव शहर, लोगों के घर, जो भी उनको घर में उनके साथ मेहमान नवाजी करता था, उनको वो कहानियां गाकर सुनाते थे. और वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक घर से दूसरे घर घूमते रहते थे, ये कहानियां, कविताएं गाते हुए. This wandering singer has been honored through the ages, not only in Greece but in all Europe, as the father of European poetry. तो पूरे दुनिया में वो फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री माने जाते हैं. उनका बहुत ही इसमें बड़ा योगदान है. ठीक है. The Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads to the Black Sea. It was well situated both for commerce and agriculture. तो ट्रॉय की एक ऐसी प्लेसमेंट थी, तो वो ब्लैक सी के पास था, तो वहां पे पानी होने की वजह से वहां पर खेती बहुत अच्छे से की जाती थी, करना आसान था क्योंकि पानी था, और कॉमर्स के लिए भी अच्छा था क्योंकि ब्लैक सी की वजह से शिप से सामान मंगवाना और भेजना बहुत कन्वीनियंट था. तो सी से ट्रेड करना बहुत आसान था. In front of the city was the sea over which sailed the ships
of Troy carrying goods and grain. तो क्योंकि खेती करते थे तो वो अनाज बेचते थे और सामान का भी आदान प्रदान होता था, दूसरे देशों से वो इंपोर्ट करते थे और ट्रॉय में बेचते थे बाहर से आकर लोग, और यहाँ का सामान, ट्रॉय का सामान दूसरे देशों में बिकने बाहर जाता था और ये शिप से होता था। और वो शिप्स कहाँ होती थी? वो सी से, ब्लैक सी के पास तो ट्रॉय था ही, तो वहां से वो लोग, उनके शिप्स ग्रेन और गुड्स कैरी करती थी। गुड्स मतलब सामान, बेचने खरीदने का सामान। तो बाहर से सामान आता था देश में बिकने के लिए ट्रॉय में, और ट्रॉय का सामान जाता था बाहर बिकने के लिए। At the back rose the high peak of Mountain Ida, from which flowed many rivers and streams. और पीछे एक माउंटेन होता था जिसपे बहुत सारे रिवर्स और स्ट्रीम्स बहते थे। The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. तो चारों तरफ बहुत ग्रीनरी थी, वहां पे कॉर्न की अच्छी खेती होती थी क्योंकि जमीन बहुत उपजाऊ थी, आसपास हरियाली बहुत थी जहां पर कैटल, जो पालतू पशु हैं, वो घास चरने जाते थे वहां पे। शीप जो थी, भेड़ भी हिल्स पे अपना चारा, पेड़ पौधे वो जो वो खाती थी। Round this city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy could attack them from the sea. तो सी वाली साइड ट्रोजन ने क्या किया था? एक ऐसी बहुत ऊंची और तगड़ी दीवार बनाई थी जिससे सी से कोई उनके देश में नहीं घुस सकता था। तो कोई ऐसा, कोई अपनी पानी के जहाज से आकर पीछे से नहीं घुस सकता था। जहां पे सी थी उस साइड ट्रोजन ने के लोगों ने बहुत ऊंची और तगड़ी दीवार बना रखी थी अपने बचाव के लिए। The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. तो वो इतनी चौड़ी दीवार थी कि लोग उस पे खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे, चल सकते थे। The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. People would come in as they pleased. तो चारों तरफ दीवार थी, बहुत स्ट्रॉन्ग और ऊंची दीवार थी, लेकिन मेन गेट खुले होते थे और दरवाजे से, मेन गेट से लोग जाते थे बाहर। उनको सी में जो भी करना है, अपना सामान बेचना, मतलब शिप में तक पहुंचाना है, शिप से लाना है, घूमने जाना है, फिशिंग करनी है, तो जो भी उनको करना होता था, लोग दरवाजे से बाहर जाते थे और वहीं से अंदर आते थे। बाकी चारों तरफ से ट्रॉय में दीवारें थी, तो दरवाजों से ही अंदर आना और बाहर जाना होता था। But in times of war, the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it, as well as the hills behind. लेकिन जब अगर किसी से युद्ध हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, तो वो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और जो दीवारें थी वो दुश्मन को अंदर नहीं आने देती थी। राइट? ओके, इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो आप चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल थी, चारों तरफ चार दीवारी थी पूरे शहर के, और
दरवाजे से, मेन गेट से आना जाना होता था। और जब लड़ाई का समय होता था, अगर कोई उनके देश पे अटैक कर देता था, तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उससे दुश्मन अंदर, कहीं से भी अंदर नहीं आ पाता था, और वो सब अंदर सुरक्षित रहते थे। Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. तो दीवारों ने उनको, पूरे शहर को प्रोटेक्ट किया हुआ था, सुरक्षित बनाया हुआ था, और उन दीवारों के आसपास उनके बहुत जो ब्रेव सोल्जर्स हैं वो भी वहां होते थे, और वो भी सिटी को सेफ रखते थे, प्रोटेक्टेड रखते थे। But all the kings and heroes of Greece had declared the war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, the wife of a Greek king, Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. लेकिन पूरी ग्रीस ने क्या किया, सब ग्रीस के राजाओं ने ट्रोजन पर हल्ला बोल दिया, लड़ाई डिक्लेयर कर दी कि हम सब जाकर ट्रोजन को अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो राजकुमार था, पेरिस उसका नाम था, उसने क्या किया, हेलेन जो एक ग्रीक राजा की बीवी थी, पत्नी थी, रानी थी, उसको वो अपने साथ भगा कर लाने में सक्सेसफुल हो गया, और उसको भगाकर वो ट्रॉय ले आया अपने साथ। तो उनको, ग्रीक राजाओं को, सबको बहुत बेइज्जती महसूस हुई, तो उन्होंने ट्रॉय के ऊपर लड़ाई का धावा बोल दिया। बदले की भावना से उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि हम ट्रॉय पर अटैक करेंगे, क्योंकि उनके जो राजकुमार है उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, हमारी नाक काटी है, हमारी रानी को वो यहाँ से ले गए हैं, तो इसलिए हम उनको सजा देंगे और उनको अटैक करेंगे। The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. क्योंकि वो सब ग्रीक्स थे, तो उनको लगा कि हमारे ग्रीक राजा की बेइज्जती हुई है, तो हमारे राजा की बेइज्जती हुई है, तो हमारी बेइज्जती हुई है, और सब ग्रीक्स ने मिलकर मेनेलस की तरफ से लड़ने का डिसीजन लिया, लड़ने की ठानी। They sailed to Troy and laid siege to the city. वो गए और वहां पे उन्होंने घेराबंदी की और चारों तरफ से ट्रॉय को घेर लिया। The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 long years. ये तो हमें पता ही है कि उन्होंने चारों तरफ दीवारें बना रखी थी जिनसे कोई अंदर नहीं आ सकता था। उनके सोल्जर्स भी बहुत ब्रेव थे, बट जो ग्रीक के सोल्जर्स थे वो, उन्होंने बाहर से पूरे सिटी को घेर रखा था, और ट्रॉय वाले लोग अंदर कैद थे, पर अब लेकिन सुरक्षित थे। और ये लड़ाई 10 साल तक चली और कोई नहीं जीत पाया, वो बाहर बैठे रहे और ट्रॉय के लोग अंदर सेफ रहे। ठीक है। The fighting went on daily, but the siege did not end. रोज लड़ाई हुई, लेकिन वो जो चारों तरफ से घेरा डाल रखा था, ना ग्रीक के सोल्जर्स ने हार मानी, ना ट्रॉय के सोल्जर्स ने हार मानी, और ये 10 साल तक चलता रहा। On one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans couldn't force them to sail away. तो ट्रोजन्स अंदर बंद थे, तो उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, और वो दुश्मन को वहां से भगा भी नहीं पा रहे थे। ग्रीक्स बाहर फंसे हुए थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर तो रखा था ट्रॉय को, लेकिन वो उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे,
और ट्रॉय के लोग अंदर सेफ थे। तो दोनों सुरक्षित थे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन उस लड़ाई का कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा था, कोई समाधान भी नहीं निकल रहा था, और लड़ाई चले जा रही थी। Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships and the fighting went on. रोज ट्रोजन के जो सोल्जर्स थे वो अपने दरवाजे से बाहर आते थे और ग्रीक्स अपने टेंट से बाहर आते थे और रोज लड़ाई चलती रही। दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुई, खूब दोनों तरफ ब्रेव हीरोज थे, लेकिन कभी ट्रोजन्स जीतते थे, कभी ट्रॉय के सोल्जर्स जीतते थे, कभी ग्रीक सोल्जर्स जीतते थे, लेकिन लड़ाई चलती रही। Great heroes on both sides were killed in course of the war. 10 साल लड़ाई चलेगी तो लोग मरेंगे भी, है ना। कभी ट्रॉय के सोल्जर्स ने ग्रीक के सोल्जर्स को मार दिया, कभी ग्रीक के सोल्जर्स ने ट्रॉय के सोल्जर्स को मार दिया। तो दोनों तरफ काफी मानहानि हुई, काफी लाइव्स, many soldiers lost their lives, काफी बहादुर सोल्जर्स की जाने गई। After leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist. Hector को Achilles ने मार दिया, but Achilles himself was killed later by a poisoned arrow that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded. तो अकील्स की बड़ी मजेदार कहानी है कि उनको भगवान से वरदान था, भगवान ने उनको देखा सर से पैर तक कि जहां जहां मेरी नजर गई है वहां से तुम लोहे के हो गए और तुम्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन जो उनकी हील्स होती है, एड़ी, अब एड़ी तो जमीन पे थी, तो एड़ी लोहे की नहीं हुई, तो उनको एरो, जहरीला एरो उनकी एड़ी में मारा गया और उससे उनकी मौत हो गई। इसलिए कहावत भी है, अकील्स हील्स। अकील्स हील्स मतलब कमजोरी, किसी की वो कमजोरी जिससे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको कहते हैं अकील्स हील्स। तो वो इसी अकील्स कैरेक्टर के बेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और उनकी एड़ी, उनकी हील पे एक जहरीला एरो मारने से उनकी मौत हो गई। तो हेक्टर ग्रीक थे, पहले उनकी मौत हुई। अकील्स ट्रॉय से थे, फिर उनकी मौत हुई। तो काफी बहादुर लोगों को इस लड़ाई में अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। Still later, Paris himself was killed also by a poisoned arrow. तो बाद में पेरिस को भी मार दिया गया। तो जैसे उन्होंने अकील्स को मारा था एक जहरीले बाण से, ऐसे ही पेरिस को भी एक जहरीले बाण से मार दिया गया। मीनवाइल जो लोग थे वो परेशान हो गए थे कि हम कब से अंदर कैद हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। दोनों तरफ लोग परेशान थे। तो जो ट्रोजन्स अंदर कैद थे उनको ये था, हम कब बाहर निकलेंगे, हम कब से इन दीवारों में, चार दीवारी में कैद हैं। और जो ग्रीक सोल्जर्स वहां पे लड़ने आए हुए थे, उन्हें 10 साल हो गए थे अपने घर छोड़े हुए, घर बार से दूर हुए, ना अच्छा खाना खाया, ना अपने बच्चों से मिले, ना परिवार से मिले, ना दोस्तों से मिले, सब से वो इतने सालों से दूर थे। तो वो भी परेशान थे, उनको था कि हम कब घर जाएंगे, कब हम अपने लोगों से मिलेंगे। तो दोनों तरफ के लोग अब इस लड़ाई से परेशान होने लगे थे, लेकिन लड़ाई चलती रही। द फाइटिंग वेंट ऑन। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके।
Read the passage and name the following. ये fill in the blanks है. He composed the Iliad and Odyssey. इलियड और ओडिसी किसने कंपोज की थी? होमर ने. होमर उस कवि का नाम था जिसने ये दोनों कंपोज की थी. ओके. One second. All right. He persuaded Helen to elope with him. उसने हेलन को अपने साथ भागने के लिए मना लिया, तैयार कर लिया. ये कौन था? ये प्रिंस पेरिस था. She was the wife of King Menelaus. इनका क्या नाम था? ओके, वेट. किंग मेनेलस की वाइफ का क्या नाम था? हेलन. क्वीन हेलन. He led the defense of Troy for 9 years. 9 साल तक वो ट्रॉय की जो आर्मी थी उनके लीडर थे. तो कौन थे वो? वो थे अकील्स. ठीक है. He was killed by a poisoned arrow that entered his heel. ये थे अकील्स. अकील्स हील मैंने आपको उनकी कहानी भी सुनाई. ये थे अकील्स. ओके. Who led the after leading the defense of his country for 9 years, the brave Hector. तो 9 साल तक हेक्टर ने लीड की थी अपनी. दिस वाज हेक्टर. इसका आंसर है हेक्टर. और सेकंड का है अकील्स हील्स. ठीक है. Find antonyms of the following from the passage. Antonyms is opposites. Barren. Barren मतलब सूखा, जहां पे कुछ अच्छा नहीं उग पाता. Opposite of barren is fertile. Cowardly. Cowardly होता है डरपोक. Opposite of cowardly is brave. Surrender. Surrender का opposite होता है, सरेंडर होता है अपने आप को जब आप गिव अप कर देते हो और सरेंडर करते हो. आत्मसमर्पण. आत्मसमर्पण सरेंडर का ऑपोजिट है टू डिफीट, फाइट बैक. ठीक है. डिफेंसलेस. डिफेंसलेस मतलब जो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता, जिसका बचाव पॉसिबल नहीं है, जो असुरक्षित है. तो डिफेंसलेस असुरक्षित है, तो इसका ऑपोजिट होगा प्रोटेक्टेड, जो सुरक्षित हो. प्रोटेक्टेड. ऑफेंडेड. ऑफेंडेड मतलब किसी बात का बुरा मानना, किसी बात पे नाराज होना, उसको कहते हैं ऑफेंडेड. तो ऑफेंडेड का ऑपोजिट क्या होगा?
प्लीज्ड मतलब किसी से खुश होना. ऑफेंडेड इज किसी से नाराज होना, किसी बात का बुरा मानना. प्लीज्ड इज किसी से खुश होना. पीस, पीस इज शांति. पीस का ऑपोजिट है वॉर, लड़ाई. एक्सपोज, एक्सपोज इज किसी चीज को उजागर करना, दिखाना. उसका ऑपोजिट है किसी चीज को ढकना, छुपाना. तो ऑपोजिट ऑफ एक्सपोज विल बी टू कवर और टू प्रोटेक्ट, है ना. ओके. From other sources, find synonyms for the words used in the story. Opposite of great will be petty, right? Opposite of beautiful will be ugly. Fight. Opposite of fight will be to befriend. Fight. Fight मतलब दोस्त, लड़ना. Befriend मतलब दोस्ती करना. Rich city. Amir. Opposite of rich will be poor. Safe. सुरक्षित. Opposite of safe will be unsafe. Safe ना होना. Strong city. Strong, ताकतवर. Opposite of strong will be weak. Right? Okay. Brave. Brave. Opposite of brave will be, brave is हिम्मत वाला, बहादुर. Opposite of brave will be coward, डरपोक. Okay, correct the following sentences using facts from the passage. Troy traded in cattle and grass with other cities. तो ये कुछ सेंटेंसेस है स्टोरी से जो जो गलत है. कहानी पढ़कर हमें ये सेंटेंसेस ठीक करने हैं. ठीक है. Troy traded in cattle and grass with other cities. ट्रॉय किस चीज में ट्रेड करती थी दूसरे सिटीज से? They traded in goods and grain. तो इसका आंसर है Troy traded in goods and grain with other cities. During war, Trojans jumped over the fort gates to fight the enemy. तो लड़ाई के समय जो ट्रोजन्स थे वो गेट के ऊपर से कूद के जाते थे लड़ने. ये गलत है. गेट खुलता था और वो गेट से जाते थे. ठीक है. तो वो अगर बाहर जाते थे, दे वुड ओपन द गेट्स एंड फाइट द एनिमी. दे वुड नॉट जंप ओवर द गेट्स, है ना. ठीक है. नेक्स्ट है हेलन एस्केप्ड विथ मेनेलस. हेलन एलोप्ड विद मेनेलस नहीं.
ऐसा नहीं है। वो मेनेलॉस को छोड़कर पेरिस के साथ उन्होंने एलोप किया था। सो हेलन eloped with Paris, Prince Paris. Okay. The Greek armies and heroes always defended the Trojans. ये गलत है। कभी ग्रीक आर्मी जीतती थी और कभी ट्रोजन आर्मी जीतती थी। तो sometimes the Greek armies won and sometimes the Trojan heroes won. हमेशा कोई एक आर्मी नहीं जीती। अगर एक आर्मी जीतती तो लड़ाई बहुत पहले खत्म हो जाती, क्योंकि दोनों में बराबर की टक्कर थी और एक दूसरे को वो नहीं हरा पा रहे थे, इसीलिए लड़ाई 10 साल तक चली। Both the enemies were eager to continue fighting. दोनों चाहते थे कि लड़ाई चलती रहे। बिल्कुल गलत। Both enemies were eager to end the fighting. वो लड़ाई खत्म करना चाहते थे। The great heroes avoided each other. वो जो दोनों तरफ के हीरोज थे वो एक दूसरे से बचते थे। वो गलत है। वो एक दूसरे को अटैक करते थे और मारते थे, ना, अवॉइड नहीं कर रहे थे। द ग्रेट हीरोज किल्ड ईच अदर। Achilles was killed by an arrow that pierced his heart. तो Achilles की डेथ हुई, उनका देहांत हुआ उनके दिल में एरो लगने से, बाण लगने से। ये गलत है। Achilles was killed by an arrow that pierced his heel. उनकी हील में एरो लगा था, उससे उनकी डेथ हुई। State the counter action of the following actions. कि काउंटर एक्शन होता है किसी भी एक्शन का काउंटर एक्शन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया। हेलन eloped with Paris. हेलन इलोप के साथ भाग गई थी, तो उसका क्या प्रतिक्रिया हुई इस क्रिया की? कि द ग्रीक आर्मी अटैक्ड ट्रॉय। द ग्रीक्स sailed to Troy and attacked it. ग्रीक्स ने अटैक किया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कि Troy fought for itself and attacked protected themselves and also killed some brave soldiers from the Greek army. है ना? Okay. The Trojans, they fought bravely and they defended their city. Hector was killed by Achilles. हेक्टर की जब डेथ हुई तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कि Achilles was killed by a poisoned arrow that hit his heel. The siege continued for 10 years. 10 साल तक वो ग्रीक आर्मी ने वहां पर अपना डेरा डाले रखा। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कि दोनों तरफ की आर्मीज परेशान हो गई, थक गई। Both armies grew tired and wanted to return home. The fighting went on daily. रोज लड़ाई होती थी। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कभी ट्रोजन्स जीतते थे और कभी ग्रीक्स जीतते थे। तो
Sometimes the Greek army won and sometimes the Trojan army won. All right. Complete the following sentences with reference to the passage. Epics are long poems that Epics are long poems that Epics are long poems that relate to the deeds of a national hero or a great national war. ये आपका सेंटेंस यहाँ पर जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. They may be composed and sung or recited for many years before somebody decides to write them down, or some great poet takes responsibility for writing the epic. Nobody knows for certain who wrote the original epic. तो किसी को नहीं पता कि पहली बार ये किसने लिखा था और गाया था, कौन इसका ओरिजिनल राइटर है. It is believed that Homer, who wrote Iliad and who wrote Odyssey, is an inspiration to all who want to read Western literature. Okay? At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. Right? All right. तो हम इसको आज यहीं पॉज करते हैं. कल हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. यहाँ से हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सेकेंड पार्ट इसका है. वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल राइट, बाय बेटे.